Assalamualaikum students. Today our discussion topic is law of mass action. आज हम लोगों ने लॉ ऑफ mass action के बारे में पढ़ना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सो आप लोगों ने लॉ ऑफ mass action को अच्छे से याद करना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक लॉ ऑफ mass action. सबसे पहले लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का पता होना चाहिए या कि हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करना है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में. तो इसलिए हम लोगों को लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में जो टर्म यूज होंगी उनका हम लोगों को पता होना चाहिए. सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करना है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस को. सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस करना है रेट ऑफ रिएक्शन को. थर्ड नंबर पे हमने डिस्कस करना है एक्टिव मैथ को और फोर्थ वन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का. अब ये वर्ड्स कॉन्स्टेंटली पूरे हमारे पास ये टॉपिक में यूज़ होंगे. आप लोगों ने इनको अच्छे से इन टर्म्स को सीखना है. आपको इनका आइडिया होना चाहिए कि ये टर्म्स क्या हैं. सबसे पहले है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी हम लोगों ने इसके अंदर सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन को देखना है. तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं. कंसंट्रेशन टेल अस द मास ऑफ सब्सटेंसेस रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन हमें किसी भी सब्सटेंस के मास के बारे में बताती है कि सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट का कितना मास रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है. ठीक है, अब हम इसका पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं. इन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टेल अस द मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन. अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को शो करता है. अब हम लोग इस डायग्राम में देख लेते हैं. यहाँ पे आपको 1 लीटर वाटर नज़र आ रहा है इस बाउल में. ठीक है, इसमें हम लोगों ने 6 जो से हैं स्पून शुगर के ऐड करने हैं. ठीक है, और 1/2 टेबल स्पून हम लोगों ने सॉल्ट का ऐड करना है. तो ये हम लोगों ने सॉल्यूट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो कम क्वांटिटी में चीज़ होती है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं. ठीक है, और यहाँ पे शुगर जो सी है वो सॉल्यूट है हमारे पास. ठीक है, वाटर सॉल्वेंट है. वाटर को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं क्योंकि उसने सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करना होता है, और जब सॉल्वेंट सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है तो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है. ठीक है, तो ये उसने कहा है कि ये सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट मौजूद होता है, यानी सॉल्यूट से मुराद सॉल्ट और शुगर, ये सॉल्ट एंड शुगर ये सॉल्यूट है. अब उसने हमें यही बताया है कि जो सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को शो करता है कि यानी इस वाटर के सॉल्यूशन में कितनी हमारे पास जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, यानी चीनी की और सॉल्ट की. अब हम लोगों ने इसका यूनिट देख लेते हैं कि जो इसका यूनिट है कंसंट्रेशन का है वो है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन का यूनिट आ गया है. अब हम लोग एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं. उसमें है हमारे पास नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन का यहाँ पे 1 मोल हमारे पास इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में और टेक पार्ट कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन के हैं. जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बना देंगे अमोनिया बना देंगे, और यहाँ पे जो 1 मोल है ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, ये कंसंट्रेशन को शो कर रहे हैं. यानी यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है. इसमें आप लोग ये देख लें कि ये जो मैंने पर्पल कलर के मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हैं ये हैं हमारे पास नाइट्रोजन के 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन के ये रेड मॉलिक्यूल्स जो से हैं वो हैं हमारे पास हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ इस कंटेनर में 1 मोल अगर नाइट्रोजन है तो इसके मॉलिक्यूल्स कम हैं. ठीक है, और अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 टाइम्स ये नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं. तो ये कंसंट्रेशन को शो कर रहे हैं. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो से हैं ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इन्होंने रिएक्ट किया और हमारे पास बना दिया प्रोडक्ट यानी अमोनिया बना दिया. तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की. आगे हम लोगों ने बात करनी है रेट ऑफ रिएक्शन की. रेट ऑफ रिएक्शन किसे बोलते हैं? सबसे पहले हम लोग इसका पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज स्पीड एट विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. सिंपली ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली स्पीड होती है जिसमें कोई भी रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है. ठीक है, इसमें ये देखा जाता है कि कितने वक्त में जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है, यानी कितना टाइम लेके तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है. ठीक है, अब रेट जो है स्पीड जो है वो डिपेंड कर रही होती है कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस के ऊपर. सब्सटेंस की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर हमारे पास रिएक्टेंट की हाई कंसंट्रेशन है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा.
अगर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्लो है तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होगा। नेचुरली कुछ फिनोमिनास में रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है कुछ रिएक्शन में, और कुछ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है। अब हम लोग स्लो रेट ऑफ रिएक्शन के एक एग्जांपल को देख लेते हैं। द ऑक्सीडेटिव रस्टिंग ऑफ आयरन अंडर अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ स्लो रिएक्शन दैट कैन टेक मैनी ईयर्स। यानी इसका ये मतलब है कि जब आयरन को जंग लग रहा होता है, लोहे को जंग लग रहा होता है अर्थ के नॉर्मल कंडीशन में, तो ये स्लो प्रोसेस है, यानी उसको जंग लगते हुए काफ़ी ज़्यादा साल लग जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली स्लो प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा होता है कंसंट्रेशन के ऊपर। अब हम लोग इसकी एक और एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंटेनर है। इसमें हम लोग हमारे पास दो सब्सटेंसेस मौजूद हैं, एक पर्पल कलर में और एक रेड कलर में। अब इन्होंने आपस में कोलाइड करना है और कंबाइन करना है, तो यहाँ पे आप देखें कि इस यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में जो से हैं वो सब्सटेंसेस मौजूद हैं, यानी यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन हाई है। और ये चूँकि आपस में पास-पास ही हैं, ये करीब-करीब ही हैं, ये आपस में कोलाइड करेंगे और कंबाइन करके जल्दी से प्रोडक्ट बनाते जाएँगे। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है? अब अगर हम लोग बात करते हैं एक और दूसरी एग्जांपल को देख लेते हैं कि यह हमारे पास एक सेकंड कंटेनर है। इस कंटेनर में हमारे पास 2 सब्सटेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, यानी हमारे पास सब्सटेंसेस कम हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये दूर-दूर हैं। जब ये आपस में पास करीब आएँगे तब ये आपस में कोलाइड करेंगे, फिर रिएक्ट करेंगे। तो इसलिए ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा और इस तरह हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी स्लो होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली स्पीड होती है, किसी भी रिएक्शन के प्रोसीड करने की स्पीड होती है। तो यानी अगर हाई आपके पास वो कंसंट्रेशन है, तो सब्सटेंस की कंसंट्रेशन अगर आपके पास हाई है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई होगा। अगर आपके पास सब्सटेंस की कंसंट्रेशन लो है तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होगा। अब हम लोग बात करते हैं एक्टिव मैथ की, कि एक्टिव मैथ हमारे पास क्या होता है। तो हम इसकी एक्टिव मैथ की डेफिनेशन को देख लेते हैं। एंड एक्टिव मैथ इज द मैथ ऑफ सब्सटेंस दैट इज एक्चुअली रिएक्टिंग। यानी एक्टिव मैथ सब्सटेंस का मैथ होता है जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसको हम लोग एक्टिव मैथ बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव मैथ को बेसिकली हम लोग मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं, और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो हमारे पास, अब हम लोग इसकी एक एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी एग्जांपल को हम लोग अब देखते हैं। हमारे पास सब्सटेंस ए है, वो हमारे पास है 10 ग्राम है, और हमारे पास सब्सटेंस बी है, वो हमारे पास 10 ग्राम है। यानी यहाँ पे हमारे पास सब्सटेंस ए है, सब्सटेंस बी है, ये रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। और सब्सटेंस ए जो सा है वो हमारे पास है 10 ग्राम है, सब्सटेंस बी हमारे पास 5 ग्राम है। यानी इन्होंने आपस में रिएक्ट करना है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बना देंगे जो कि होगा 15 ग्राम ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पे जो 10 ग्राम है, ये ए का 10 ग्राम, यानी ये हमारे पास एक्टिव मैथ है, और ये 5 ग्राम जो सा है सब्सटेंस बी का, वो हमारे पास एक्टिव मैथ है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्टिव मैथ है। एक्टिव मैथ से मुराद वो मैथ, सब्सटेंस का वो मैथ जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसे हम लोग कहते हैं कि वो एक्टिव मैथ है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास ये एग्जांपल आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, हमारे पास है वो है नाइट्रोजन की, और हमारे पास है हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे हमारे पास 1 मोल जो सा है नाइट्रोजन है, और हमारे पास 3 मोल्स हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे एक्टिव मैथ क्या है, ये हमारे पास 2 सब्सटेंसेस हैं, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, हमारे ये 2 सब्सटेंसेस हैं, तो इनका एक्टिव मैथ जो है 1 मोल नाइट्रोजन का एंड 3 मोल हाइड्रोजन का, ये हमारे पास एक्टिव मैथ है। ठीक है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया तो हमारे पास बना दिया प्रोडक्ट जो कि अमोनिया है। तो हम लोगों ने इस एग्जाम्पल से हम लोगों ने देखा कि एक्टिव मैथ क्या है। एक्टिव मैथ बेसिकली सब्सटेंस का मैथ होता है जिसने रिएक्शन में टेक पार्ट करना होता है, हिस्सा लेना होता है, उसको हम लोग एक्टिव मैथ बोलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। हम लोगों ने देखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को देख लेते हैं। द टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स दैट two or more
क्वांटिटीज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द सेम रेशियो। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जब दो मिकदारें जो सी हैं वो सेम रेट के साथ बढ़ रही होंगी या रेट उनका जो है वो या सेम रेट के साथ वो कम हो रही होंगी, तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जब दो मिकदारें सेम रेट के साथ बढ़ रही हैं या सेम रेट के साथ कम हो रही हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम लोग देखेंगे सेकंड इसके पॉइंट को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज अमाउंट इंक्रीजेस और अनदर अमाउंट इंक्रीजेस एट द सेम रेट। इसका ये मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर एक मिकदार बढ़ रही हो तो दूसरी मिकदार भी बढ़ रही होती है। ठीक है, अगर एक अमाउंट बढ़ रही है तो लाजमी तौर पे दूसरी अमाउंट भी बढ़ेगी। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इस सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। ठीक है, अब हम लोग इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल visiting a restaurant increases, the earning of the restaurant also increases and vice versa। इसका ये मतलब है कि अगर एक रेस्टोरेंट में ज़्यादा अफराद जाते हैं, खाना खाते हैं, तो उस रेस्टोरेंट की इनकम भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हमारे पास आ गई अर्निंग ऑफ रेस्टोरेंट। सो अगर ज़्यादा अफराद ये रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो रेस्टोरेंट की इनकम भी ज़्यादा होगी, और अगर कम अफराद रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो हमारे पास हम ये देखेंगे कि रेस्टोरेंट की इनकम भी क्या होगी, कम होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी अगर एक मिकदार बढ़ रही होगी तो दूसरी मिकदार भी बढ़ेगी, या अगर एक मिकदार कम हो रही होगी तो दूसरी मिकदार भी कम हो रही होगी। तो इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम लोग देख लेते हैं कि लॉ ऑफ मैथ एक्शन की तरफ आते हैं कि लॉ ऑफ मैथ एक्शन क्या है। सबसे पहले तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि कौन से दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ मैथ एक्शन को प्रपोज किया था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गोल्डबर्ग एंड वैट ने ये लॉ ऑफ मैथ एक्शन प्रपोज किया था 1869 में। ठीक है, अब उन्होंने ये लॉ ऑफ मैथ एक्शन बेसिकली रिवर्स रिएक्शन पे एप्लीकेबल होता है। ऐसे रिएक्शन जो रिवर्सिबल होंगे यानी बैकवर्ड भी जा सकते हैं, उनके ऊपर लॉ ऑफ मैथ एक्शन प्रपोज होगा। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द रेट at which a substance react is directly proportional to its active masses। यानी इसका ये मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज। यानी कोई भी सब्सटेंस जिस स्पीड के साथ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है वो डिपेंड करता है उसके एक्टिव मैस पे। अगर एक्टिव मैस ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, अगर एक्टिव मैस कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। ठीक है, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिपेंड कर रहा होता है एक्टिव मैस पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं, यहाँ पे ए है और यहाँ पे हमारे पास बी, हमारे पास ए एंड बी दो सब्सटेंसेस हैं जो कैपिटल हैं। ठीक है, अब इसका जो एक्टिव मैस हमारे पास है वो कैपिटल स्मॉल ए है और स्मॉल बी है। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास या एक्टिव मैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी वो फास्ट होगा। ठीक है, ज़्यादा तेज़ी के साथ वो प्रोसीड करेगा। अगर हमारे पास एक्टिव मैस कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होगा। तो ये हम लोगों ने ये देखा है फर्स्ट पॉइंट के अंदर। अब हम लोग इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। यानी इसका ये मतलब है कि अब इस रिएक्शन में इसमें पूरे रिएक्शन की बात हो रही है, टोटल रिएक्शन की हमारे पास बात हो रही है कि पूरा केमिकल रिएक्शन जिस स्पीड के साथ प्रोसीड हो रहा होगा डिपेंड करता है कि वो रिएक्टिंग सब्सटेंस के टोटल मैस पे वो डिपेंड करता है। अब हमारे पास ये ओवरऑल रिएक्शन है, हमारे पास एक कंप्लीट रिएक्शन है हमारा ये। अब ये किस स्पीड के साथ प्रोसीड होगा वो डिपेंड करता है ए और बी के एक्टिव मास के ऊपर। यानी ए और बी के एक्टिव मैस के ऊपर पूरा रिएक्शन ये हमारा पूरा रिएक्शन डिपेंड करेगा। यानी ए एंड बी का जो एक्टिव मैस है जितने ज़्यादा होंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा फास्ट प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये लॉ ऑफ मैथ एक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन किया है। अब हम लोग इसका यूनिट देख लेते हैं। यूनिट की जब हम बात करते हैं
तो जनरली एन एक्टिव मैस इज कंसिडर्ड एज ए मोलर कंसंट्रेशन हैविंग द यूनिट ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें ये देखा कि है कि जो हमारे पास एक्टिव मास होते हैं, एक्टिव मैस होते हैं, उसको हम लोग मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। एक्टिव मैस को बेसिकली हम लोग बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम लोग इसको और इसका यूनिट है हमारे पास वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसको हम लोग ब्रैकेट से भी एक्सप्रेस करते हैं। अब हम लोग इसकी डेरिवेशन की तरफ आ जाते हैं। हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं, हमारे पास सब्सटेंस ए है और हमारे पास सब्सटेंस बी है। ठीक है, इन्होंने आपस में, ये रिएक्टेंट हैं, इन्होंने रिएक्ट किया और हमारे पास बना दिया प्रोडक्ट। तो हमारा रिएक्शन मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट साइड की तरफ और इसे हम लोग कहेंगे कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब रिएक्टेंट ने डिकम्पोज होके चेंज होना है, प्रोडक्ट ने डिकम्पोज होके चेंज होना है रिएक्टेंट में, तो ये रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, अब हम लोगों ने देख लेते हैं कि हम लोगों ने आगे इसकी डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। यानी हम लोगों ने डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट। यानी एक्टिव मैस, रिएक्टेंट का एक्टिव मैस जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी उतना ही तेज़ी से मूव ऑन करेगा। अब यहाँ पे आर से मुराद है रेट और एफ से मुराद है फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए एंड बी। यानी ए एंड बी हमारे पास है मोलर कंसंट्रेशन, इनकी मोलर कंसंट्रेशन है हमारे पास, इन दो सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन है हमारे पास। ठीक है, अब आर और एफ जो सा है, जब हम लोगों ने यहाँ पे अब जब हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं के एफ की, तो के एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लाइक एक्टिव मैसेज। यहाँ पे ए एंड बी के एक्टिव मैसेज की बात हो रही है। तो हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे जब हम लोगों ने ये प्रोपोर्शनल को जब हम लोग इक्वेलिटी में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कॉन्स्टेंट लगा देते हैं। क्योंकि अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फॉरवर्ड, एफ का फॉरवर्ड आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब हम लोग रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं। द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रोडक्ट की बात के एक्टिव मैसेज की बात करनी है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रोडक्ट के एक्टिव मैसेज की बात करनी है। हम लोगों ने देखा कि के आर जो सा है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के एक्टिव मैसेज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा सी एंड डी, जो कि प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन है। यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट किया है, और हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जो सा है वो चेंज करना है। जब हम लोगों ने इक्वल यहाँ पे इक्वलिटी में चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट लगा देंगे, के लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे चूंकि रिवर्स रिएक्शन है तो यहाँ पे आर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, जो कि है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। ठीक है, अब हम लोग चूंकि इक्विलिब्रियम की स्टेट को, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की स्टेट की बात करते हैं, तो उसमें इक्विलिब्रियम की स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब हम लोगों ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पे पुट करनी है। इक्वेशन 3 में हम लोगों ने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 में पुट करनी है। हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ये वाली इक्वेशन, यहाँ पे हम लोग ये वाली इक्वेशन पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा के एफ और हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन आ गई ये एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड बी की, और विच इज इक्वल टू दी कांस्टेंट रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, और हमारे पास आ जाएगी एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसमें इक्वेशन जो सी है वो हम लोगों ने पुट कर दी। अब हम लोगों ने इसमें ये देखा कि अगर हम लोग इस इक्वेशन की बात करते हैं, तो हम लोगों ने इसमें ये देखा कि यहाँ पे के एफ, यहाँ पे इसके साथ के एफ का रिलेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, के आर यहाँ पे सी एंड डी की मोलर कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे अब हम लोगों ने के एफ, चूँकि ये के एफ है, ठीक है, तो और यहाँ पे हम लोगों ने के आर को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये जो सा है इक्वल के दूसरी तरफ आते ही के आर जो सा है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे सी एंड डी उसी तरह ही हमारे पास रहेंगे और ए एंड बी यहाँ पे के एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इक्वेशन के दूसरी तरफ आके ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे के एफ जो सा है वो रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और यहाँ पे के आर जो सा है रेट कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब हम लोगों ने ये देखना है कि जब दो कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं, यानी यहाँ पे के एफ और के आर, ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये दोनों कांस्टेंट हैं। जब दो कांस्टेंट आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं केसी। केसी को हम लोग बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जब दो कांस्टेंट के एफ जो सा है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, के आर रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है, जब ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा जो कि है केसी। ठीक है, अब हाँ यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि के सी इक्वल है के एफ के ओवर के आर के। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको यहाँ पे ही पुट कर देना है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास के सी इक्वल है सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन के, और यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे हम लोगों ने इसको पुट कर देना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है केसी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है प्रोडक्ट के एक्टिव मैसेज के ऊपर। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट के एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट के। और हम लोगों ने इसका कंक्लूजन ये देखा है कि जो लॉ ऑफ मैसेज एक्शन हम लोगों को दो चीज़ों के में तल्लुक के दरमियान बताता है, और वो हैं एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन। यानी एक्टिव मैस के बारे में हम लोग को रिएक्टेंट के एक्टिव मैस के बारे में बताता है और रिएक्शन की स्पीड के बारे में बताता है। यानी यानी एक्टिव मैसेज जितने ज़्यादा होंगे, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर एक्टिव मैसेज की जो सी वो कंसंट्रेशन है वो कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। Today our discussion topic is derivation of the expression for equilibrium constant for general reaction। आज हम लोगों ने एक जनरल रिएक्शन को बेसिकली डिस्कस करना है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन पे एप्लीकेबल है। हम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं, प्रोडक्ट डिकम्पोज होते हैं और दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब हमारे पास ये एक जनरल इक्वेशन है, ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है। इसमें आप लोग देखें कि ये ए एंड बी ये हमारे पास रिएक्टेंट है। ठीक है, अब इन रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और हमारे पास बना दिया प्रोडक्ट जो कि है सी एंड डी। यहाँ पे स्मॉल ए एंड स्मॉल बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन को। यहाँ आप इन्हें बोल सकते हैं कि ये एक्टिव मैस है, यहाँ पर आप लोग इन्हें बोल सकते हैं कि ये मोलर कंसंट्रेशन है। ठीक है, ए एंड बी यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन है हमारे पास। ठीक है, तो रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और ए और बी ने रिएक्ट किया और हमारे पास बना दिया सी एंड डी जो कि प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट डिकम्पोज होगा और चेंज हो जाएगा रिएक्टेंट में, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। पहले रिएक्शन मूव कर रहा है फॉरवर्ड और फिर रिएक्शन मूव कर रहा है बैकवर्ड, यानी रिवर्स रिएक्शन। अब हम लोग इसकी इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे उसने ये बताया है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट ए और बी हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है मोलर कंसंट्रेशन पे, यानी ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन पे। यानी ए और बी की जितनी ज़्यादा हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी उतना ही स्पीड के साथ प्रोसीड करेगा। ठीक है, अब मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी हम लोग और यहाँ हम लोग इसे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग इसे एक्टिव मैस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पे आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेट को, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को, और ये साइन है प्रोपोर्शनल का। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का ये साइन है और हम लोगों ने अब इस साइन को रिमूव करना है कांस्टेंट के साथ। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है
rate constant for forward reaction into the molar concentration of A and molar concentration of B। तो ये हमारे पास हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हम लोग रिवर्स रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो हम लोगों ने रिवर्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोडक्ट डिकम्पोज होके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन भी डिपेंड कर रहा होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, यानी सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। यानी हमारे पास जितनी ज़्यादा सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन होगी, सी और डी की, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बैकवर्ड यानी रिवर्स रिएक्शन उतनी ही स्पीड के साथ प्रोसीड होगा। सो हम लोगों ने देखा कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट, यानी एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी है यहाँ पे, यानी जितनी ज़्यादा सी एंड डी की मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, रिवर्स रिएक्शन उतनी ही स्पीड के साथ बैकवर्ड मूव करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर रेट को, कैपिटल आर रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड स्मॉल आर रिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब हम लोगों ने इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करना है कांस्टेंट के साथ, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल है रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब हम लोगों ने अब जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है तो हम लोगों को पता है कि इक्विलिब्रियम की स्टेट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल इक्वल होते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन पे। अब हम लोगों ने इधर यहाँ पे इस जगह पे हम लोगों ने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में इक्वेशंस को पुट करना है। हम लोग इसको नाम दे लेते हैं इक्वेशन 1 का, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हम लोगों ने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में इक्वेशन 1 को पुट करना है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल है रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे के एफ एंड का जो सा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे के आर रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन की भी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। हम लोगों ने रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है। जब हम लोग इसे इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और जब हम लोग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी को इक्वल के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों की नेक्स्ट इक्वेशन है कि रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ओवर रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम लोगों को पता है कि जब दो कांस्टेंट रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन डिवाइड होते हैं तो वो इक्वल हो जाते हैं केसी के, ठीक है। तो हमारे पास एक के रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ओवर रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होता है केसी के। केसी से मुराद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमारे पास केसी यहाँ पे आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे ऊपर आएंगे ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑलवेज रिटन एज न्यूमिनेटर्स के तौर पे लिखे जाते हैं। प्रोडक्ट को हमेशा हम ऊपर लिखते हैं, डिवाइड से ऊपर लिखते हैं, जबकि रिएक्टेंट को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी वो डिवीजन की नीचे वाली साइड पे लिखे जाएंगे। अब हम लोग इसके लॉ की डेफिनेशन को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of the molar concentration of its reactant raised to the power equal to their number of moles in the balanced chemical equation of the reaction। इसका मतलब है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन पे।
जितनी ज़्यादा हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा स्पीड के साथ हमारा केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगा। और मोलर कंसंट्रेशन को जो होता है वो हम लोग रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग पावर की फॉर्म में लिखते हैं। यानी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि मोलर कंसंट्रेशन को अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने मोलर कंसंट्रेशन को पावर की फॉर्म में लिखा है। ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने इसे पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है और ये पावर नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होती है। तो आज हम लोगों ने ये डेरिवेशन के लॉ ऑफ मैथ एक्शन की जनरल डेरिवेशन को डिस्कस किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हमने जनरल रिएक्शन की एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। इस इक्वेशन में हमारे पास हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस मौजूद है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस मौजूद है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट हैं। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करेगी हमारे पास बना देगी अमोनिया गैस। और अमोनिया क्या है? हमारे पास अमोनिया गैस प्रोडक्ट है। अब हमने इस इक्वेशन में मोलर कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मास को देखना है। नाइट्रोजन का एक्टिव मास हमारे पास 1 है, यानी मोलर कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की क्या है? वो 1 है एंड हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन 3 है, जबकि अमोनिया गैस की मोलर कंसंट्रेशन 2 है। आपने ये बात याद रखनी है कि हमने मोलर कंसंट्रेशन को कोफिशिएंट यानी पावर की फॉर्म में ब्रैकेट से बाहर लिखना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी इस स्टेप की तरफ मूव करते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही होती है। यानी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी उतनी ही स्पीड के साथ प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे आर एफ मीन आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेट को, एफ मीन फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोगों ने रिप्लेस करना है कांस्टेंट के साथ, तो हम लोग यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट के साथ और यहाँ पे हमारे पास एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये है हो जाएगा, ये बन जाएगा रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हम लोग इस इक्वेशन को इस तरह बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन 1 आ गई है। अब हम मूव करते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की तरफ। जो सबसे पहले हम लोगों को रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट है अमोनिया गैस की फॉर्म में। प्रोडक्ट ने डिकम्पोज होना है और चेंज हो जाना है रिएक्टेंट में। तो अब हम लोगों ने ये देखना है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका ये मतलब है कि प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन उतना ही स्पीड के साथ प्रोसीड करेगा, यानी प्रोडक्ट उतनी ही स्पीड के साथ दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे आर रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेट को एंड स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस करना है कांस्टेंट के साथ। तो हम लोग इसको प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट के साथ और यहाँ पे आर आ रहा है, तो ये है रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब हम लोगों के पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। हम लोग इसको इस तरह बोलेंगे कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि जब इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव होती है तो उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम की स्टेट के ऊपर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब हम लोगों के पास ये इक्वेशन 3 आ गई है। अब हम लोगों ने इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पुट करना है।
तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन 1 को पुट कर देना है। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे रेट, ये हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। यहाँ पे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की हम लोगों ने इक्वेशन को पुट करना है, इक्वेशन 2 को पुट करना है यहाँ पे। तो हम लोग रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, हम लोगों ने यहाँ पे ये पुट कर दी। अब हम लोगों को पता है कि यहाँ पे RF यानी रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन का मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, और यहाँ पे रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन का यहाँ पे अमोनिया गैस के साथ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। अब हम लोगों ने कांस्टेंट को एक तरफ लेके जाना है, सो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन का अमोनिया के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये। तो अब हम लोगों ने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन को बिल्कुल उसी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया को बिल्कुल उसी तरह ही आप लोगों ने एज इट इज़ लिख देना है। जब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल के दूसरी तरफ आएंगी तो वो भी डिवाइड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। हम लोगों को पता है कि जब दो कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन आपस में डिवाइड होते हैं तो हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट आता है Kc को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन आ गई है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप लोगों ने इसमें ये हमेशा याद रखना है कि प्रोडक्ट जो होते हैं, प्रोडक्ट हमेशा न्यूमिनेटर के तौर पे लिखे जाते हैं, यानी फ्रैक्शन से ऊपर लिखे जाते हैं, और जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो हमेशा डिनोमिनेटर के तौर पे लिखे जाते हैं, यानी फ्रिक्शन से नीचे लिखे जाते हैं, यानी डिवीजन बार से ये जो रिएक्टेंट है वो नीचे लिखे जाते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है कि प्रोडक्ट are written as numerator and reactant are written as denominator। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आता है और पूछा जाता है कि प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं और रिएक्टेंट को किस तरह लिखते हैं। तो आप लोगों ने ये अच्छे से बताना है कि प्रोडक्ट आर रिटन एज न्यूमिनेटर एंड रिएक्टेंट आर रिटन एज डिनोमिनेटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है प्रैक्टिस योरसेल्फ। अब ये एक बॉक्स में शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इन्हें अच्छे से याद करना है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया हुआ है कि लॉ ऑफ मैथ एक्शन को डिफाइन करें। इसके अलावा हाउ इज एक्टिव मैथ रिप्रेजेंटेड, कि एक्टिव मैथ को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी मोलर कंसंट्रेशन को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हम लोगों को पता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc क्या होता है, तो आप लोगों ने वो उसकी डिफाइन डेफिनेशन जो सी है वो बतानी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, यानी कुछ इक्वेशंस यहाँ पे दी हुई हैं, आपने इसके अंदर कोफिशिएंट्स को बताना है कि कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं और उन्हें किस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास A और B ये रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी मोलर कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और जो प्रोडक्ट में हम लोग अगर देखें C, तो C की मोलर कंसंट्रेशन 4 है और D की मोलर कंसंट्रेशन 2 है। तो इनको आप लोगों ने कोफिशिएंट्स को यानी पावर की फॉर्म में लिखना है और ब्रैकेट से बाहर लिखना है। तो ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी आप लोगों ने इन सारी इक्वेशंस को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तौर पे जो है वो बताना है कि हम लोग इसको कैसे लिखते हैं। यानी जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है, बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल उसी वे में इसकी प्रैक्टिस, इन तीनों इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशंस लिखने हैं जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया है हाइड्रोजन और अमोनिया का। ठीक है, होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा लॉ ऑफ मैथ एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। इसके अलावा हम लोगों ने इसकी एग्जांपल को भी डिस्कस किया है, अमोनिया की एग्जांपल को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। तो होपफुली आप लोगों को लॉ ऑफ मैथ एक्शन का और इसके डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।